क्या आप जानते हैं कि आजकल तो पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी हैं, लेकिन सबसे पहले कौन से थे? आजकल तो सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम है, उससे पहले रऊफ हसन थे, उससे पहले फवाद चौधरी, लेकिन सबसे पहले कौन से थे इस व्लॉग में बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। जंगी माहौल में कुछ अहम खबरें हैं। सरहद के दोनों जानिब से ऐसे इकदाम उठाए जा रहे हैं जिससे नुकसान दोनों तरफ हो रहा है। भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने के नतीजे में पाकिस्तान ने जब अपनी फ़िज़ाई हदूद इंडियन एयरलाइंस के लिए या इंडियन एविएशन के लिए बंद की तो 70 से 85 परवाज़ें रोज़ाना मुतासिर हो रही हैं, जिसके नतीजे में उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। लंबे लंबे रूट्स उठाने पड़ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद तो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। और अब आज की इतला यह है कि भारत ने बगैर वार्निंग के दरियाए जेहलम में इजाफी पानी छोड़ दिया है, जिससे पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। और वैली के हुकाम, ख़ास तौर पर जो स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने आवाम को ख़बरदार किया है कि वो दरियाओं के किनारों से ज़रा दूर रहें। इस जंगी माहौल का असर सिर्फ दोनों मुल्कों की सरहदों तक ही नहीं है, बल्कि ये और ममालिक तक भी पहुंचा है। और ख़ास तौर पर बरतानिया में हमने आज देखा कि पाकिस्तानी और इंडियन आमने सामने थे और किस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है। बड़े दिलचस्प मनाजर भी वहाँ देखने को मिले। इतना तो एग्रेशन यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा जितना वहाँ पे देखने को मिला है। तो आगे चल के इसके ऊपर ज़रा तफसील से भी बात करेंगे, लेकिन पहले ज़रा सी सियासी मामलात के ऊपर बात कर लेते हैं। आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत कोई 3 रोज़ तक मुसलसल हाई कोर्ट का दौरा करती रही है जनाब। वॉक भी की उन्होंने, एहतजाज करने की भी कोशिश की और पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक वो चीफ जस्टिस के चैम्बर के आसपास फिरते रहे हैं। और अब ये 3 दिनों की उनकी जो कोशिश थी या प्रेशर बढ़ाने की जो एक अटैम्प्ट थी वो कामयाब रही है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बिल आखिर इमरान खान और बुशरा बीबी की जो अल-कादिर ट्रस्ट केस में सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलें हैं वो 30 अप्रैल को मुकर्रर कर दी हैं। आपको याद होगा कि इसकी जो आखिरी समाअत थी वो ईद से कोई 2-3 दिन पहले पिछले महीने हुई थी और सलमान सफदर साहब वक्त पर नहीं पहुंच पाए थे। कुछ देरी ताख़ीर हुई थी, लेकिन अदालत ने बगैर कोई कार्रवाई आगे बढ़ाए इस केस को मुलतवी कर दिया था और उसके बाद ये फिक्स ही नहीं हुआ। 1 महीने के करीब टाइम हो चुका, मुतअद्दिद बार दरख्वास्तें की गई, नहीं सुनवाई हुई और फिर मुतफर्रिक एक अलग से दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि बराए मेहरबानी जो हमारा केस है उसको जल्दी समाअत के लिए लगाया जाए। फिर वो मुतफर्रिक दरख्वास्त जो थी उसको समाअत के लिए मंजूर किया गया, फिर उसके ऊपर समाअत हुई। अब जाके कहा गया है कि ये दरख्वास्त ठीक है आपकी, हम वो केस जो है वो जल्दी टेकअप करेंगे। और पहले 2 हफ्तों का टाइम दिया गया, अब 30 अप्रैल को वो केस फिक्स कर दिया गया है। तो इस हद तक कामयाबी ज़रूर मिली है कि केस चले फिक्स कर दिया गया। अब जैसे ही कोई 2-4 समातें होंगी तो गालिब इम्कान इमरान खान को रिलीफ मिलने का है, क्योंकि इस केस में इतनी जान नहीं है। एक तो है ना सज़ा सुनाना, आप जेल के अंदर ट्रायल कर रहे हैं, कोई आसपास नहीं है, कोई वकला नहीं है, कोई लोग नहीं है उतने ज़्यादा, जो मर्ज़ी सज़ा सुना दी। यहाँ पे एनवायरनमेंट ज़रा ऐसा ना कि ओपन कोर्ट है, वकला की बड़ी तादाद होगी, रिपोर्टर्स होंगे, सारे जब लोग बैठते हैं तो फिर थोड़ा सा माहौल डिफरेंट रहता है। इसीलिए अभी तक इमरान खान के ख़िलाफ़ जितनी भी जेल ट्रायल की सज़ाएँ हैं वो ओपन कोर्ट में ख़त्म हो गई। लेकिन इस बार ओपन कोर्ट थोड़ी मुख्तलिफ भी है क्योंकि चीफ जस्टिस बदल चुके हैं, 26वीं तरमीम आ चुकी है, जजेस भी नए आ चुके हैं। तो देखते हैं कि इस बार क्या होता है। लेकिन उनके जो लॉयर्स हैं इमरान खान के, वो काफ़ी कॉन्फिडेंट थे कि अगर 2-4 समातें भी उनको मिल जाएं तो वो केस की नौयत बदल सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है। और फिर जेल में मुलाकातों के हवाले से वो मामला पेंडिंग है, देखना है कि उसमें क्या पेशरफ्त होती है। मंगल के रोज़ फिर मुलाकात होगी और इस बार तो चीफ जस्टिस ने खुद ये यकीन दहानी कराई है कि वो इस सिलसिले में कोई ऑर्डर पास करेंगे। तो हो सकता है इस बार जो मंगल के रोज़ मुलाकात हो उसमें कोई रुकावट उस तरह से देखने को ना मिले। तो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट रहेगा इस हफ्ते का। अच्छा जी, आगे चलते हैं। गुज़िश्ता रोज़ के व्लॉग में मैंने आपको इमरान खान की जमात पीटीआई का एक इनिशियल डॉक्यूमेंट दिखाया था कि सबसे पहला मंशूर उनका कैसे तैयार हुआ, तो आप लोगों ने उसे बड़ा पसंद किया। आज एक और डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा जिसमें उनकी जमात के पहले इजलास के शुरा की तफसील है कि सेक्रेटरी जनरल कौन बना, चेयरमैन कौन बना, वाइस चेयरमैन कौन था, सेक्रेटरी इत्तलात कौन था। आजकल के तो सारे नाम आपको पता है, लेकिन सबसे पहले इजलास में शरीक कौन कौन हुआ, कौन साथी था उस वक्त, आरिफ अलवी के पास क्या ओहदा था, अकबर एस बाबर के पास क्या होता था, ये सारी तफसीलात मुझे ख़ुद नहीं मालूम थी। तो आज वो डॉक्यूमेंट भी आपके सामने रखूँगा तो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग मालूमात मिलने वाली हैं उसमें। लेकिन पहले इमरान खान के हवाले से एक और अहम ख़बर आज शेयर कर लेता हूँ। आपको मालूम है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गुजरावाला में एक केस चल रहा था काफ़ी अरसे से, इमरान खान हमला केस, जो उनके ऊपर हमला हुआ। आज उसका फ़ैसला सुना दिया गया है और मरकज़ी मुल्ज़म नवीद को 2 दफ़ात के तहत उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। साथ ही 5 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया है।
अब इस खबर पर जो इब्तदाई रद्दअमल को अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि इंसाफ हुआ। जिसने इमरान खान पर हमला करने की कोशिश की उसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि यही हो सकता था फैसला और ये बिल्कुल ठीक हुआ। लेकिन इमरान खान के जो वकला हैं उन्होंने इस फैसले के ऊपर बिल्कुल अलग ही एक पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया, या इस फैसले पर उन्होंने अदम एतमाद किया है। हालांकि उम्र कैद की सज़ा हो गई लेकिन फिर भी वो अदम एतमाद कर रहे हैं। क्यों? एडवोकेट खालिद यूसुफ चौधरी ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि ये केस कानून की खिलाफ वर्जी में चलाया गया है और इमरान खान की बतौर मुद्दई दरख्वास्त की बजाय एक सरकारी FIR के ज़रिए मुलज़िम को मशकूक किरदार डालकर इसके ऊपर पूरा केस चलाया गया। यानी इमरान खान की एक तो FIR ही नहीं दर्ज हो सकी ना कि वो FIR दर्ज कराते, उसके ऊपर कार्रवाई आगे बढ़ती। ये सरकार की मुद्दत में केस चला और एज़ पर उनके लॉयर जो इमरान खान के वकला है वो कह रहे हैं कि जिस मुलज़िम को सज़ा सुनाई गई है इसको मशकूक किरदार डालकर इस केस में डाला गया था और फिर आज उसको सज़ा सुनाई गई है। तो जब ये केस चैलेंज होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो उनको ये लगता है कि मुलज़िम को शक का फ़ायदा देकर आगे बरी भी किया जा सकता है। इसलिए वो कहते हैं कि बेहतर होता कि इमरान खान की दरख्वास्त के ऊपर कार्रवाई आगे बढ़ती और सारे सबूत और शवाहिद सामने रखे जाते। आगे बढ़ते हैं। इमरान खान को जेल से निकाल कर बुलाने या उन्हें वीडियो लिंक की सहूलत देने या फिर किसी तरह से टेलीफोन पर बात करवा के उनका कॉन्सेंट लेने के हवाले से कुछ खबरें चल रही हैं मीडिया में और ये बयानात आ रहे हैं। और ये बयान दिया किसकी जानिब से जा रहा है? फैसल वाडा की जानिब से। उन्होंने TV प्रोग्राम में ये कहा कि इस मामले पर जब कौमी यकजहती की ज़रूरत है तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो स्टेट्समैन का किरदार अदा करें, सारी सियासी जमातों के लीडरान को बुलाया जाए। और जब वो कहते हैं कि लीडरान की बात हो रही है दैट मीन्स कि इमरान खान जो है वो PTI के लीडर हैं, तो उनको भी अगर बुलाया जा सकता है तो उनको ये नहीं कहता कि मैं कोई हार पहना के बुला लें, लेकिन उनको बुलाया जाए या फिर वीडियो लिंक के ऊपर उनको ले लिया जाए या फिर टेलीफोन कॉल के ज़रिए उनका कंसेंट ले लिया जाए या वो बता दें कि मैं किसको नॉमिनेट करता हूं कि मेरे बिहाफ पे कौन जा सकता है। तो इमरान खान के ज़रिए कौमी यकजहती लाने की कोशिश की जाए। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है या इन हालात में दिया गया एक ऐसा बयान है जिसको अप्रिशिएट किया जा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा इसकी टाइमिंग और इस चीज़ के ऊपर लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इमरान खान का होना कितना ज़रूरी है, मुल्की यकजहती के लिए कितना ज़रूरी है, इस पूरे एनवायरनमेंट के लिए कितना ज़रूरी है। और इसमें कोई शक बाकी नहीं है कि एक ऐसा लीडर जिसकी पार्टी चारों सूबों में बैक वक्त और एक जैसी मकबूलियत रखती है, मतलब कोई तो है ना सिंध की पार्टी है वो खाली सिंध में ही है, दूसरी कोई जमात है वो किसी एक सूबे में है। इमरान खान की एक सूबे में हुकूमत ज़रूर है लेकिन उनकी पार्टी हर जगह बराबर मकबूल है। तो पार्टी की मकबूलियत इस लेवल की है कि इमरान खान के बग़ैर वो कौमी यकजहती का तासुर नहीं दिया जा सकता, इसलिए ये चीज़ें अंडर डिस्कशन आ जाती हैं। तो बहरहाल अच्छी बात है कि अगर इमरान खान की ज़रूरत है तो अडयाला जेल को बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी सी अटैम्प्ट करें, संजीदा अटैम्प्ट हो तो ये हो भी सकता है। अच्छा, दूसरी जानिब कुछ खबरें चल रही थी कि कुछ लोगों ने इमरान खान से मुलाकात की ख्वाहिश ज़ाहिर की और वो हाई कोर्ट चले गए, कोई पता नहीं किसी अदालत से उन्होंने रजू किया कि मुलाकात की इजाज़त दी जाए, उनसे ज़रूरी मशवरा करना है। तो मैंने अपने जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनसे चेक किया है कि क्या ये दरख्वास्त दायर हो गई है, इसका क्या स्टेटस है। तो उनके मुताबिक, क्योंकि मैं तो इसको बराह रास्त कवर नहीं करता अदालती मामलात को, तो उन्होंने ये बताया कि ये कोई गैर संजीदा किस्म की कोशिश लग रही है और कोई जो वकील था उसने किसी अखबारी रिपोर्टर को ये पूरी खबर बताई और फिर उन्होंने आगे चल के कर दिया। मतलब कुछ संजीदा एफर्ट इस हवाले से नहीं अभी तक नज़र आई और ना ही ऐसी कोई एप्लीकेशन अभी तक दायर हो सकी है एज़ पर आर कोर्ट रिपोर्टर्स। उन्होंने ये मुझे थोड़ी देर पहले बताया। तो अब देखते हैं आगे चल के क्या होता है। हो सकता है कोई संजीदा एफर्ट नज़र आए, लेकिन एज़ इफ़ नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं है। खैर, अब आ जाइए जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि इमरान खान के साथियों का एक और तारीखी डॉक्यूमेंट आपको दिखाना है जो शायद आज से पहले इतना सोशल मीडिया के ऊपर नहीं है। तो वो जिन साहब ने मुझे कल वो दिया था मंशूर, इमरान खान का पहला मंशूर सरदार अज़हर तारिक, उन्होंने ही मुझे ये डॉक्यूमेंट दिया। तो जनाब ये डॉक्यूमेंट है पहली CEC की मीटिंग का, जब इमरान खान ने अपनी पार्टी बनाई। तो वो कह रहे हैं कि लेट 1997 या बिल्कुल आगाज़ जो था 1998 का, उसकी ये मीटिंग है जब इमरान खान साहब बन गए चेयरमैन। और अब आगे उन्होंने तरतीब बनाई कि कौन कौन उनकी पार्टी को चलाएगा, कौन कौन से लोग शामिल होंगे। आज तो मैंने आपको असद कैसर का भी एक क्लिप सुनाया ना पिछले व्लॉग में, जब वो कह रहे हैं कि हम में से किसी के पास पैसे नहीं होते थे तो किसी शख्स ने कहा कि मैं अगर बिल्डिंग का रेंट दे दूं, जिस बिल्डिंग में ऑफिस बनाना है 4000 रुपये, तो क्या मैं सेक्रेटरी जनरल बन जाऊँगा या बन सकता हूँ। तो इस तरह से पार्टी उस टाइम थी। बहरहाल उन हालात में इमरान खान तो बन गए चेयरमैन PTI, और उसके बाद जो सेक्रेटरी जनरल थे वो बने मिस्टर मेराज खान। मुझे इनके बारे में इतना पता नहीं है,
है, शायद आपको भी नहीं पता होगा, काफ़ी पुरानी बात है, हो सकता है किसी एक आध को पता हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। और वाइस चेयरमैन आजकल तो शाह महमूद कुरैशी हैं, लेकिन उन दिनों में एक नहीं, दो वाइस चेयरमैन होते थे। एक था अब्दुल हफीज़ खान साहब का नाम, कि ये वाइस चेयरमैन है, और फिर सईदुल्लाह न्याजी थे, वो वाइस चेयरमैन बने। इसी तरह फिर और आगे लिस्टें हैं, सेक्रेटरी इत्तलात कौन होगा, ये सारी ये मैं इधर दिखा रहा हूँ, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। इसी तरह जो इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के मेम्बरान की भी फहरिस्त है। इनमें से मैं 2 शख्स को जानता हूँ। एक है आरिफ अलवी साहब, वो सिंध से मेंबर बने, तो दैट मीन्स कि ये इमरान खान के वो उन साथियों में से हैं, बिल्कुल करीबी साथियों में से, जिन्होंने पार्टी को बनाया। आजकल उनके ऊपर थोड़ा सख्त वक्त आया हुआ है कि उन्होंने कोई तकरीर ऐसी कर दी जिसको सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बता दिया गया, कुछ और लोग कहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने बयान के ऊपर माजरत कर लिया है, माफ़ी मांग ली है। तो मेरा ख्याल है इस मामले के ऊपर हाथ हल्का रखना चाहिए, इंसान से हो जाती है कभी ना कभी ख़ता। तो उन्होंने अगर रजू कर लिया अल्लाह ताला से, तो ये फिर इसके ऊपर ये उनका और अल्लाह का मामला रहना चाहिए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इस लिस्ट में बलूचिस्तान से मेंबर हैं अकबर एस बाबर, सबसे मशहूर मारूफ शख्सियत, जिनको मेरा ख्याल आप यकीनन जानते होंगे, जिन्होंने बानी पीटीआई बन बन के पीटीआई की फ़ॉरेन फंडिंग और ये वो सारा कुछ उन्होंने मामला उठाया। मेरे पास और भी डॉक्यूमेंट्स हैं। इन्होंने जब रिज़ाइन कर दिया था, इमरान खान को ईमेल की थी कि आपको मुझे पार्टी से निकालने की ज़रूरत नहीं थी, मैं खुद रिज़ाइन कर रहा हूँ। तो ये तो बहुत पहले पार्टी छोड़ने की बात कर चुके थे। बहरहाल ये बलूचिस्तान से इकलौते मेंबर थे, और इन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बानियान में से एक थे। और फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी